उसे वो लॉकेट याद आया जो उसे पहले मिला था। यान ने उसे अपने कपड़ों में से निकाला और चुपचाप उसे देखने लगा, पर उसे खोलने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार उसने उस कीमती लॉकेट को खोला। उसके अंदर अपनी और अपने परिवार की फोटो देखकर उसे उस बीते हुए कल की याद आ गई, जिसे वो इस खतरनाक सफर के जरिए वापस पाना चाहता था। उनका असली सफर बस अब शुरू ही होने वाला था, पर उनके पास वक्त बहुत कम था। यान ने तय किया कि वो सब कुछ साफ साफ समझा देगा और अपने साथियों को बड़े ध्यान से सुनने को कहा। आजादी की तलाश में निकले ये लड़के अब एट्रियन के उस विशाल जंगल में थे, जहां साम्राज्य के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले ऊंचे देवदार के पेड़ भरे हुए थे। छोटी छोटी चीजों को निशाने की तरह इस्तेमाल करके यान ने अपनी प्लानिंग समझाई। उसने बताया कि वे जंगल के बीच में हैं और 2 दिनों में बाहर निकल सकते हैं, पर रोमन का कहना था कि उन्हें यहीं छिपे रहना चाहिए। रोमन का मानना था कि वे ऊंचे पेड़ छिपने या मदद का इंतजार करने के लिए सही रहेंगे। यान ने उसकी बात तो मानी, पर उन्हें उन खूंखार जानवरों की याद दिलाई जो उन पेड़ों के बीच घूमते हैं। यान को पक्का यकीन था कि संगठन ने उन्हें ढूंढने के लिए टीमें भेज दी होंगी। बस कुछ ही समय की बात थी जब शिकारी उनका पीछा करते हुए इस घने जंगल में पहुंच जाएंगे। उसने अंदाजा लगाया कि पीछा करने वाली टीम में करीब 20 एक्सपर्ट लोग होंगे। अगर उस टीम ने उन्हें घेर लिया तो आजादी का उनका ये सपना पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। अब बचने का बस एक ही तरीका था, उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा। इससे पीछा करने वाली टीम भी बंट जाएगी और उनमें से हर किसी के पास छोटे दुश्मन समूहों से लड़कर बचने का एक मौका होगा। रोमन ये सुनकर चिढ़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वही सबसे बड़ा चारा बनेगा। चूंकि वो उन सब में सबसे ऊंचे रैंक वाला रंगरूट था, इसलिए टीम सबसे पहले उसे ही पकड़ने की कोशिश करेगी। यान ने रोमन की आंखों में आंखें डालकर माना कि खतरा बड़ा है। उसने इस बात पर जोर दिया कि उनमें से कोई भी चारा नहीं बनना चाहता, और सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कितनी सावधानी और चालाकी से बचता है। बाकी साथी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। यान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि साथ रहने का मतलब है पक्की मौत। ये कोई बेरहमी नहीं, बल्कि वक्त की जरूरत थी। अपने थके हुए साथियों को एक एक करके गौर से देखने के बाद 974वें रंगरूट ने बड़े गंभीर लहजे में कहा कि हमें अलग अलग दिशाओं में फैल जाना चाहिए ताकि फिर से पकड़े न जाएं। वो जानबूझकर थोड़ी देर रुका ताकि उसकी बात सबको समझ आ जाए और अगर किसी को कोई शक हो तो वो बोल सके। यान की बारीक लेकिन सोची समझी हरकतों पर उसके हर फनमौला साथी रोमन की नजर पड़ ही गई। रोमन थोड़ा उलझन में था, क्योंकि उसे एक ऐसी बात खटक रही थी जो बाकी चीजों से मेल नहीं खा रही थी। उसने झटके से हाथ बढ़ाकर गीली घास पर रखे उस कामचलाऊ बोर्ड की तरफ इशारा किया, जो उनके भागने का पूरा प्लान था, और लकड़ी के टुकड़ों पर लिखे नंबरों को बड़े गौर से थपथपाया। रोमन ने उदास होकर अपने हिस्से के मोहरे को देखा और उसका चेहरा उतर गया। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था कि सिर्फ उसके मोहरे पर ही ऐसी मनहूस बात क्यों लिखी है। उनके ऊपर आसमान में तारे ठंडी चमक के साथ खामोश पहरा दे रहे थे। जब यान ने देखा कि अब किसी को कुछ नहीं पूछना है, तो उसने सबको आगे बढ़ने को कहा। रोमन को इस बात पर काफी चिढ़ हुई, क्योंकि उसकी शंका का कोई जवाब नहीं मिला था। सीनियर रंगरूट ने बेमन से यान का शुक्रिया अदा किया। यान ने खामोशी से उसकी बात सुनी और बस एक तिरछी नजर उस पर डाली। वहीं उनके साथ भागे एक असिस्टेंट ने साफ कहा कि अगर यान साथ न होता तो वो उस नर्क जैसी जगह से कभी नहीं निकल पाते। सुनहरे बालों वाले उस लड़के ने अपनी हुडी नीचे की, जिसकी बाईं आंख खाली और सूनी थी।
उसने अपना डरावना चेहरा सबके सामने किया और वादा किया कि वो एक दिन यान का ये एहसान जरूर चुकाएगा। उसने बस इतनी उम्मीद जताई कि जब वो दोबारा मिलें तो यान उसे पहचाने। यान ने उस लड़के को बड़े गौर से देखा। उसे याद आया कि उसका नाम जेक है। यान को थोड़ा पछतावा भी हुआ कि उसने पहले उसे बस एक मामूली सा लड़का समझ लिया था। जेक का चेहरा तो एकदम सपाट था, लेकिन यान को महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई बड़ी आग जल रही है। उसे यकीन था कि जेक के पास ऐसा कोई बड़ा कारण जरूर होगा, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दांव पर लगाकर इतना बड़ा खतरा मोल लिया। रोमन ने अचानक बीच में टोकते हुए मजाक उड़ाया कि ये भावुक वादे करने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसका इस ग्रुप से दोबारा मिलने का कोई इरादा नहीं है। उसकी ये सीधी और दो टूक बात सुनकर सबको भागने में मदद करने वाला यान भी हैरान रह गया। यान ने तंज कसते हुए अपने सीनियर को एक काबिल कप्तान तो कहा, लेकिन इतना पत्थर दिल की 12वां रंगरूप भी उसकी इस बेरुखी को देखकर मायूस हो गया। रोमन ने साफ कह दिया कि अगर हम दोबारा मिले भी तो बात करने जैसा कुछ बचेगा नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं और बिना किसी झंझट के यहाँ से निकलने पर ध्यान दें। ये सब देखकर यान को एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसका ये सीनियर साथी सच में बहुत गिरा हुआ इंसान है। ये सोचकर वो खुद भी थोड़ा हैरान था। आजादी की चाहत और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे उस ग्रुप ने आखिर में मान ही लिया कि फिलहाल रोमन की ये प्रैक्टिकल बात ही सबसे सही है। तारों की छाव में एक घेरा बनाकर खड़े होकर उन सबने जैसे बिना बोले ही एक वादा किया। यान ने साफ कह दिया कि सबकी भलाई इसी में है कि हम दोबारा कभी न मिलें। कुछ ही देर में वो जगह एकदम सुनसान हो गई, सब अंधेरे में गायब हो गए। यान भी बड़ी तेजी और हिम्मत के साथ घनी झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। वो जोर शोर से दौड़ रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि उसके बाकी साथी भी इसी तरह आजादी की उम्मीद में अंधेरी रात में भाग रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए उस लड़के की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका हर कदम उस आजाद जिंदगी को पाने के पक्के इरादे से भरा था जिसका उसने सपना देखा था। उस भविष्य को हर कीमत पर पाने के लिए उसने डिवाइन ब्रेथ ऑफ द ड्रैगन नाम की अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस तकनीक ने यान के पूरे शरीर में नई जान फूंक दी। उसके हाथ पांव में जैसे जादुई ताकत आ गई और वो जंगल के बीच से बिजली की तरह तेजी से निकलने लगा। अपनी रफ्तार को और बढ़ाने के लिए उसने विंडबर्ड विंग्स की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे हवा का कोई झोंका उसे पंखों की तरह हल्का बना रहा हो। वो इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा कि पीछे सुनहरी परछाइयां सी बनने लगीं। वो एक विशाल पेड़ पर बिजली की फुर्ती से चढ़ा और फिर रात के अंधेरे में ओझल हो गया। उस ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठकर यान ने नीचे के जंगल को देखा। वो नजारा बहुत खूबसूरत पर थोड़ा डरावना भी था, जहां अंधेरे के बीच रहस्यमयी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। लेकिन उस शांति के पीछे उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और सीने में तेज दर्द हो रहा था, जैसे उसकी हिम्मत जवाब देने वाली हो। उसने अपनी तकनीक के जरिए खुद पर काबू पाया और अपनी खराब नसों, जहां खून का बहाव सही नहीं था, को जबरदस्ती अपनी ताकत के हिसाब से चलने पर मजबूर किया। इस अजीब लड़के को बखूबी पता था कि उन नासमझ बच्चों से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली जिनमें न तो ताकत है और न ही कुछ कर दिखाने का जज्बा। खतरनाक लड़ाई के बाद उसके कपड़े फटे हुए और धूल से भरे थे। उसने अपनी हालत देखी और खुद को भी उतना ही बेचारा समझा जितना कि वो दूसरों को समझ रहा था। 5th स्पेशल फोर्स यूनिट का कमांडर होने के नाते, जिसे लोग जुल्म और जासूसी का देवता मानते थे, उसे उस लड़की की काबिलियत में दिलचस्पी थी
और वो उसकी असली ताकत का पता लगाना चाहता था। उस ऊंचे किले के अंदर लोग घबराए हुए पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि पीछा करने वाली टीम की तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई, और ये कि भागने वालों को हर हाल में जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लाल वर्दी पहने मेंटर्स अंधेरे गलियारों में तेजी से चल रहे थे। वे डरे हुए थे और दुआ कर रहे थे कि वो पागल इंस्ट्रक्टर महल से वापस आए, उससे पहले ही भगोड़े पकड़े जाएं। लेकिन वो सनकी इंस्ट्रक्टर वापस आ चुका था। उसने बिना किसी आहट किए एक गार्ड के कंधे पर हाथ रखा, जो इस बात का इशारा था कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो मेंटर बुरी तरह डर गया और उसने कांपती आवाज में अपने ऑफिसर से कहा कि उसने जो भी कहा था वो बस जुबान फिसलने की वजह से कह दिया था। चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन की वो नकली हंसी पल भर में गायब हो गई। उसने उस आदमी को इतनी खतरनाक नजरों से देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। फिर डेमियन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो दिखने में तो अच्छी थी पर बहुत डरावनी थी। जो उसे जानते थे वे समझ गए कि अब उस बेचारे की खैर नहीं। उसने दिखावा करते हुए उस इंस्ट्रक्टर का कंधा थपथपाया और उससे आराम से सांस लेने को कहा। उसने बड़े प्यार से कहा कि सब ठीक है और गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं। खंभों के पास से गुजरते वक्त वो इंस्ट्रक्टर लगातार माफी मांग रहा था और अपनी बात की सफाई दे रहा था, पर डेमियन ने उसे ठंडे अंदाज में उसकी वो बात याद दिलाई जो उसने सम्राट के गुस्से के बारे में कही थी। गार्ड्स ने अचानक उस इंस्ट्रक्टर को रोक लिया। डेमियन खुद उसे लेकर गया और नए रंगरूटों की हाजिरी के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने गौर किया कि इस बार हाजिरी लेना कितना मुश्किल था, जबकि वो डरा हुआ आदमी बार बार कह रहा था कि टीम जल्द ही सबको पकड़ लेगी। डेमियन ने बिना किसी हमदर्दी के मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर उन्हें पकड़ा कैसे जाएगा। वो घबराया हुआ आदमी मदद के लिए चीफ इंस्ट्रक्टर की तरफ देखने लगा। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा था, लेकिन उस घबराए हुए आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी इसी उलझन ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। इस बार डेमियन की आंखों में साफ तौर पर शैतानी झलक रही थी। उसकी आंखों में पागलपन और क्रूरता का एक खौफनाक मेल दिख रहा था। अचानक चीफ इंस्ट्रक्टर का बायां हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने बिना सोचे समझे उस मेंटर के कंधे को जोर से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से वार किया कि उस आदमी के पैर बुरी तरह मुड़ गए और वो चीखते हुए पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था और अपने पैरों को पकड़े हुए था। डेमियन ने उसे बुरी तरह झाड़ा कि वो रंगरूटों की उस सुरंग और भागने के प्लान को क्यों नहीं समझ पाया। सफेद वर्दी वाले गार्ड्स ने सुना कि उनका ऑफिसर स्टाफ पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने सुरंग की खुदाई और सामान की चोरी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वे लोग भागने में कामयाब रहे। दर्द से कराहते हुए उस घायल इंस्ट्रक्टर ने ऊपर देखा और गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती सुधारने के लिए एक आखिरी मौका मांगा। जवाब में उस गुस्से से भरे लीडर ने उसे अपने जूते के नीचे कुचल दिया और जोर से दबाया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। डेमियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो एकदम ठंडा और बेरहम लग रहा था। उसने साफ कह दिया कि उसके साथियों ने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं। जब वो आदमी असहनीय दर्द से गुजर रहा था तो उसे लगा कि उसके सामने डेमियन नहीं बल्कि कोई शैतान खड़ा है, जिसे पहले से ही पता था कि इस पूरे खेल के पीछे असली दिमाग किसका है। अपनी बेरहमी दिखाने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर मुड़ा और उसने सफेद वर्दी वाले गार्ड को हुक्म दिया कि पीछा करने वाली टीम के लीडरों को फौरन उसके पास हाजिर किया जाए। पत्थर के फर्श पर खून के गहरे लाल धब्बे पड़े थे। डेमियन ने बड़े खौफनाक इरादे के साथ कसम खाई कि अब से वो हर एक चीज पर खुद नजर रखेगा,
खासकर उन रंगरूटों की हरकतों और उनके इरादों पर। जब उसने अपने इस बेरहम संगठन में आए नए लड़कों के बारे में सोचा तो चीफ इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनमें से कुछ लड़के उसे काफी दिलचस्प लगे थे और अब वो खुद उनसे निपटने के लिए बेताब हो रहा था। पटरियन के जंगलों में घना कोहरा छाया हुआ था जो जमीन पर किसी लहर की तरह फैल रहा था। इसकी वजह से भागने वाले लड़कों को छिपने में मदद मिल रही थी। उधर परस्यूट स्क्वाड नंबर 3 उन 4 भगोड़ों को ढूंढने के लिए धुंध के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। मजबूत जूते पहने वो शिकारी जंगल के बीच से अपना रास्ता बना रहे थे। उनके भारी कदमों के नीचे घास और झाड़ियां कुचली जा रही थीं। संगठन के बाकी वफादार जासूसों की तरह इन लोगों ने भी अपनी पहचान छुपाने के लिए वही लाल मुखौटे पहन रखे थे। ये मुखौटा इतना डरावना था कि इसे देखते ही किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे आगे चल रहे स्क्वाड लीडर ने अचानक अपना बायां हाथ उठाया और बिना बोले ही अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। तीनों एक बड़े पेड़ के पास फौरन रुक गए। जब जूनियर साथियों ने कहा कि भगोड़ों के पैरों के निशान जंगल में कहीं खो गए हैं तो लीडर ने अपना लाल मुखौटा हटाया और बड़े आराम से बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। परस्यूट स्क्वाड नंबर 3 के कमांडर कैली ने अपने आदमियों की तरफ देखा और पूछा कि क्या उन्हें ये सब जरूरत से ज्यादा आसान नहीं लग रहा। चेल ने कहा कि ये शायद इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि वे सिर्फ उस 974 नंबर वाले रंगरूट का पीछा कर रहे हैं। वहीं आंद्रे ने चुटकी लेते हुए कहा कि कैप्टन के लहजे से लग रहा है कि उनके मन में कोई गहरी बात चल रही है जो वो बता नहीं रहे। हालांकि वे एक ही दिशा में जा रहे निशानों के पीछे थे, लेकिन यहां आकर कुछ पैरों के निशान अचानक दूसरी तरफ मुड़ गए थे, जो कि एक कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता था। कैली की तेज नजरों ने एक टहनी पर फंसे कपड़े के टुकड़े को देख लिया। वो फौरन समझ गया कि भागने वाले कितनी हड़बड़ी में थे। चेल और आंद्रे ने एक दूसरे को देखा और मजाक करने लगे कि लीडर हर चीज पर इतना शक करते हैं कि उनके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी वक्त नहीं बचता। पर कैली को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैली थका हुआ सा लग रहा था और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई असली खतरा है या बस उसका वहम। वो बेचैनी उसे घेरे हुए थी, पर उसका ध्यान उन बारीक और न दिखने वाली रोशनी की लकीरों पर नहीं गया जो पेड़ों के बीच फैली हुई थीं। वे तीनों उस बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर निशानों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि घना कोहरा किसी शिकारी की तरह उनके चारों तरफ लिपटता जा रहा था। उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कैली ने हुक्म दिया कि इससे पहले कि यान जंगल के फायदों का इस्तेमाल करके और अंदर गायब हो जाए, उसे पकड़ना ही होगा। उसके साथियों ने फौरन बात मान ली। चेल ने बड़े भरोसे से कहा कि अकेले यान को पकड़ना तो आसान होगा, पर रोमन मामला बिगाड़ सकता है। तभी आंद्रे ने कहा कि रोमन भले ही सीनियर हो, पर है तो वो 12 नंबर का रंगरूट ही। आंद्रे जब अपने साथी से उन रंगरूटों के बारे में और पूछ रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि उसके ठीक पीछे नीले कपड़ों में कोई खड़ा है जिसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे से पकड़ा और तेजी से ऊपर पेड़ों की टहनियों में खींच लिया। उस विशाल पेड़ के पत्ते एक डरावनी आवाज के साथ हिलने लगे, जैसे वे नीचे खड़े उन 2 आदमियों को कुछ बता रहे हों। चेल ने जैसे ही आंद्रे की तरफ मुड़कर उससे रंगरूट का नंबर पूछा, उसने देखा कि वो जगह खाली पड़ी है। चेल घबराकर जंगल में नजरें दौड़ाने लगा, पर उसने ये नहीं देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक काली परछाई निकल रही है, जिसके हाथ में एक तेज धार वाला हथियार चमक रहा है।
वो घना कोहरा और ऊंचे पेड़ इस बात के गवाह थे कि कैसे सर्च पार्टी के दो लोग बिना किसी चीख पुकार के गायब हो गए। उस अनजान शिकारी ने बड़ी सफाई से अपने शिकारों को ठिकाने लगा दिया था। अब उसे पता था कि बस एक आखिरी दुश्मन और बचा है। फालतू की बातों से चिढ़कर कैली बुदबुदाया कि उसके साथी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी सरसपाटे पर आए हों। वो भूल गए थे कि उनकी आवाजें सुनकर भगोड़े और दूर भाग सकते हैं। अचानक पीछे मुड़कर कैली ने अपने उन साथियों का नाम पुकारना शुरू किया जो पल भर में गायब हो गए थे। वे दोनों आदमी वहां से ऐसे गायब हुए थे जैसे उनका कोई नामो निशान ही न हो। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। तभी रोशनी के चमकते हुए जाल अचानक सामने आ गए, जिससे कैली को यकीन हो गया कि उसका डर सही था। अपने साथियों के गायब होने के बाद भी कैली ने डरने से मना कर दिया। उसे लगा कि 12 नंबर का रंगरूट उसके जैसे काबिल इंस्ट्रक्टर को हरा ही नहीं सकता। जब वो 974 नंबर के रंगरूट के बारे में सोच रहा था, उसे भनक तक नहीं लगी कि कोहरे के बीच से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। रोशनी की एक बहुत ही बारीक और तेज लकीर हवा को चीरती हुई आई। उसका मकसद एक और शिकार करना था। कैली ने बिजली की फुर्ती दिखाई और अपनी ट्रेनिंग के दम पर हवा में उछलकर एक जोरदार किक मारी जिससे कोहरा छंट गया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार इतनी ताकत से चलाई कि सामने वाला मोटा पेड़ एक धमाके के साथ बीच से कट गया। गुस्से में लाल होकर कैली उस खाली जगह की तरफ चिल्लाया कि ऐसी चालें अब तीसरी बार काम नहीं करेंगी। पर तभी किसी ने पीछे से कैली के गले में फंदा डाल दिया। वो फंदा इतनी जोर से कसा कि उसके हाथ से हथियार छूट गया और वो अपनी जान बचाने के लिए तड़पने लगा। वो रस्सी ऊपर एक मजबूत टहनी से बंधी थी। वो बेचारा कैप्टन अब बेबस होकर उस फंदे में झूल रहा था जो उसकी गर्दन को बुरी तरह भींचता जा रहा था। उस जवान जासूस को अब अपनी मौत सामने दिख रही थी। उसे एहसास हुआ कि जो पैरों के निशान और कपड़े के टुकड़े उसने देखे थे, वो सब उसे बहकाने के लिए छोड़े गए थे। वे कोई इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि किसी बहुत तेज दिमाग इंसान का बिछाया हुआ जाल था। किसी ने छिपकर बड़ी सावधानी से ये मौत का जाल पहले से तैयार कर रखा था, खास तौर पर पीछा करने वाली टीम के लिए। अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कैली ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो और उसके साथी उस मामूली से दिखने वाले 974 नंबर के रंगरूट की चालाकी में कैसे फंस गए। रस्सी को मजबूती से थामे हुए यान ने ठंडे दिमाग से कैली की वो बात सुनी जिसमें उसने कहा था कि कोई रंगरूट उन्हें कभी हरा नहीं सकता। भगोड़ों को पकड़ने के अपने मिशन में नाकाम होकर कैली कमजोर पड़ता जा रहा था। वो आखिरी बार अपने साथियों को पुकारने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वहां फिर से खामोशी छा गई। परस्यूट स्क्वाड नंबर 3 का नामो निशान मिट चुका था। सफेद कोहरा जंगल में और भी गहरा होता जा रहा था, जो हर चीज को अपने अंदर समेट रहा था। यान की नजर कैली की गिरी हुई तलवार पर पड़ी। उसकी बेहतरीन बनावट देखकर उसने फैसला किया कि अपनी जान बचाने के लिए वो इसे अपने पास रख लेगा। यान जानता था कि इस हथियार को चलाना इतना आसान नहीं होगा, पर उसे भरोसा था कि सही तकनीक के साथ वो आने वाली लड़ाइयों में इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा। उस लड़के के चेहरे पर एक जिद और पक्का इरादा झलक रहा था। वो चाहता था कि इससे पहले कोहरा छंटे वो इस जंगल की गिरफ्त से बाहर निकल जाए। वहां के हालात देखते हुए यान ने एक पेड़ पर उन शिकारियों के खून के धब्बे देखे जिनसे टहनियां और पत्ते लाल हो गए थे। हवा में खून की गंध फैली हुई थी। यान को पता था कि शिकारी कुत्ते इस गंध का पीछा करते हुए जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे।
उसने फौरन एक कड़वी घास को कुचलकर अपने ऊपर मल लिया ताकि उसकी खुशबू से अपनी गंध छुपा सके और पीछा करने वालों को उलझा सके। यान को पता था कि उस पौधे के फल जहरीले हैं और पत्तों की गंध बहुत तेज है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे ये सब झेलना ही था। छिपने के अपने तरीके को और पक्का करने के लिए भाग रहे उस रंगरूट ने तय किया कि वो उस तेज गंध वाली सिलो घास को बारीक टुकड़ों में काटकर अपने शरीर और कपड़ों के हर हिस्से पर मल लेगा, ताकि उसकी अपनी कोई भी महक हवा में न रहे। शिकारी कुत्ते भी उस घास की तीखी बदबू से नफरत करते थे। यान को पूरा भरोसा था कि अगर वो इसकी महक में डूब जाए तो इस घने जंगल में कोई भी जानवर उसे ढूंढ नहीं पाएगा और उनका पीछा करना बेकार हो जाएगा। समय तेजी से उसके हाथ से निकला जा रहा था और रात ढल रही थी। उसे पता था कि एक बार उजाला हो गया तो उसके बिछाए जालों और तरकीबों के बावजूद खुद को छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अचानक यान को जंगल की खामोशी में कुछ गड़बड़ लगी। उसने शक भरी नजरों से देखा कि दूर कहीं से काला धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो। एक ऊंची टहनी पर चढ़कर उसने देखा कि जेक और टॉर बेवकूफों की तरह आग जलाकर बैठे थे। ऐसी हिमाकत तो पीछा करने वाली टीम भी भगोड़ों को ढूंढते वक्त कभी नहीं करती। उस धुएं को आसमान में उड़ते देख यान के दिमाग में एक नया और परेशान करने वाला ख्याल आया। नहीं, उसने खुद को सख्ती से समझाया, उसे इससे क्या मतलब, वे दोनों चारा बनने को राजी हुए थे। अगर उनकी बेवकूफी से दुश्मनों का ध्यान भटका तो खतरा उससे दूर ही रहेगा। पर फिर उसे अचानक जंगल से अलग होने से पहले की वो बात याद आ गई, जब वे सब एक घेरा बनाकर खड़े हुए थे और कसम खाई थी कि अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अपनी सारी चतुराई को किनारे रख यान पेड़ से बिजली की फुर्ती से कूदा और उन बेवकूफों की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार उसकी भावनाएं उसके दिमाग पर हावी थीं। धुएं की तरफ जिद के साथ बढ़ते हुए यान को लगा कि उन भगोड़ों को जिंदा रखने में ही उसका फायदा है, उनकी जान बचना उसकी बड़ी योजना का हिस्सा था। उसके पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई और मांसपेशियां कमान की तरह तन गईं। वो चाहता था कि दुश्मन उस आग तक पहुंचे उससे पहले वो वहां पहुंच जाए। अचानक इतनी तेजी से भागने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे छिपा हुआ है। दौड़ते दौड़ते वो अचानक रुक गया। उसे वही पुराना एहसास हुआ, जैसे मौत उसके एकदम करीब खड़ी हो, जैसा उसने पहले भी कई लड़ाइयों में महसूस किया था। उसे काफी देर से एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा था। उसे लगा जैसे कोई विशालकाय सांप उसके पास कुंडली मारकर बैठा हो और हमला करने ही वाला हो। उस भयानक शिकारी ने अपना जबड़ा खोला और एक पल के लिए ऐसा लगा कि बेचारे यान का खेल खत्म हो चुका है। तभी एक शांत और मजेदार आवाज आई कि अच्छा हुआ तुम पकड़े गए। ये सुनकर यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। पास ही बैठी एक तितली को देखते हुए उस अनजान शख्स ने कहा कि जब वो पहली बार यान से मिला था तभी से उसे वो काफी दिलचस्प लगा था। हरी घास पर बैठी वो छोटी पीली तितली अपने कोमल पंख फड़फड़ा रही थी। उस शख्स ने झूठी मायूसी जताते हुए कहा कि यान ने अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया है। उस अजीब और ताने भरी बातों के बीच अचानक हवा का एक तेज झोंका किसी छोटे बवंडर की तरह यान के पास से गुजरा, जिससे वो उस तरफ मुड़ने पर मजबूर हो गया। पीछे कोई सांप नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डेमियन ने काफी समय बाद 974 नंबर के रंगरूट को देखा था। वहीं यान को समझ नहीं आ रहा था कि उसका उस्ताद खुद इस दूरदराज के जंगल में कैसे आ गया। यान की बैंगनी आंखें शक से डेमियन पर टिकी थीं। उसे न तो इंस्ट्रक्टर की मुस्कुराहट पर भरोसा था और न ही उसकी मीठी बातों पर।
जैसे ही वो काला धुआं गायब हुआ, आसमान में बिजली की तरह कुछ अजीब सी रोशनी कौंधने लगी। उस शांत जगह पर भगोड़ा यान और चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन आमने सामने थे। डेमियन को शायद लड़कों का ये कारनामा देखकर मजा आ रहा था। यान अपने ताकतवर दुश्मन को घूरता रहा। उसका मन वहां से भागने को कर रहा था और वो अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था जिसने उसे आमने सामने ला खड़ा किया। यान के दिमाग में उथल पुथल मची थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया और डेमियन ठीक उसी जगह इतनी सटीकता से कैसे पहुंच गया। भागने से पहले यान को पूरा यकीन था कि उसके उस्ताद को वापस आने में अभी काफी समय लगेगा। उसने तो यहाँ तक सुना था कि डेमियन ने शाही महल में कुछ हंगामा किया था और उसे कुछ समय के लिए कैद कर लिया गया था। ऐसे में उसका अचानक यहाँ होना और भी अजीब था। उस आजादी के दीवाने लड़के को अचानक एक बड़ी बात समझ आई, शायद उसकी वजह से इस दुनिया का भविष्य ही बदल गया था। यान को 12वें रंगरूट रोमन से हुई मुलाकात याद आई। क्या सच में उसके दखल देने से तकदीर बदल गई थी? उसने लोरेना बेओवुल्फ, रोमन और बाकी लोगों के बारे में सोचा और उसे लगा कि उसने सीधे तौर पर डेमियन के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली थी। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि हकीकत में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी हैं, ऐसी दरारें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। इन छोटे छोटे बदलावों की वजह से दुनिया का जो भविष्य पहले से तय था वो अब पूरी तरह बिखर चुका था। यान की सोच तब रुकी जब डेमियन ने मजाक में पूछा कि क्या वो इस बार फिर से कोई छछूंदर या चूहा फेंकने वाला है। यान समझ गया कि उसका प्लान फेल हो गया है। वे पकड़े जा चुके थे। रोमन के पास उस छछूंदर के आने वाली बात याद करते हुए डेमियन ने यान को भागने की जुर्रत करने के लिए कोसा। उसे तो कभी शक ही नहीं था कि वो उन्हें दोबारा पकड़ लेगा। फिर भी डेमियन ने माना कि वो हैरान था कि यान ने उस छछूंदर को रोमन के सामने इतनी आसानी से भागने दिया। उस पल उस लड़के की तेजी देखकर उस्ताद के मन में भी उसके लिए तारीफ निकली थी। ये जानने की उत्सुकता ही थी कि आखिर हुआ क्या जिसने संगठन के मुखिया को इतनी जल्दी काम पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। उस छछूंदर से टकराकर जमीन पर गिरे रोमन को याद करते हुए डेमियन ने तंज कसा कि ऐसी जगह सिर्फ कीड़ेमकोड़ों के लिए ही है। उस हंगामे को खामोशी से देखने वाले बाकी रंगरूट अभी भी उसकी यादों में एक गवाह की तरह बसे हुए थे। उन्हीं के बीच रंगरूट नंबर 974 यानी यान खड़ा था, जो बिना पलक झपकाए कभी डेमियन को तो कभी रोमन को देख रहा था। तभी डेमियन ने भांप लिया था कि इन रंगरूटों के बीच एक ऐसा लड़का भी है जो काफी दिलचस्प और अजीब है। अब जब यान उस आदमी के सामने खड़ा था तो वो उन सब बातों के बारे में सोच रहा था जिनकी वजह से आज वो इस मुसीबत में फंसा है। उसने अपनी जल्दबाजी को कोसा। उसे नहीं पता था कि भविष्य कितना बदल चुका है, लेकिन फिलहाल सब कुछ बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ चुका था। भले ही अभी अंजाम का पता नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा ये आदमी आगे चलकर इस महाद्वीप के 3 महान तलवारबाजों में से एक बनने वाला था। यान की बैंगनी आंखों में एक पक्का इरादा चमक उठा, जैसे वो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसके उलट चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन एकदम शांत थे। उनकी मुस्कुराहट वैसी ही बनी हुई थी जैसे उन्हें इस पूरी मुलाकात में बड़ा मजा आ रहा हो। डेमियन की हंसी गूंज रही थी, फिर भी यान उसे बड़े शक के साथ गौर से देख रहा था। हल्के से ताली बजाते हुए डेमियन ने खुशमिजाज अंदाज में कहा कि उसे और उस रंगरूट को जोड़ने वाली ये बातें कितनी मजेदार हैं। उसने कहा कि काफी समय बाद उसे कोई ऐसा निडर इंसान मिला है जो उसे जान से मारने की सोच रहा है। उसने यान से पूछा कि वो उसे मारने के लिए कौन सा अनोखा तरीका अपनाएगा।
पहले उसे लगा था कि रंगरूट बस जंगल में और गहरे छिपने के लिए भाग रहे हैं, पर पूरी स्थिति और उनकी हिम्मत देखकर अब डेमियन के पास कहने को शब्द नहीं थे। बस वो इस बात का लुत्फ उठा रहा था। चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन ने नाटक करते हुए एक हाथ से अपनी आंखें ढकीं और यान से बड़े मजाकिया अंदाज में माफी मांगी। उसने बड़े मासूम बनते हुए कहा कि वो पहली नजर में इस छोटे से रंगरूट के इरादे समझ ही नहीं पाया था, पर इस हंसी मजाक के बाद भी स्पेशल फोर्सेस के कमांडर के तेवरों से साफ था कि वो इस मुलाकात को इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाला। उसने बड़े उदार दिल से कहा कि वो भागने वाले इस रंगरूट को एक मौका जरूर देगा। पलक झपकते ही डेमियन के चेहरे पर खौफनाक गंभीरता छा गई और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने शांति से प्रस्ताव रखा कि यान उसे जान से मारने की कोशिश करे। उसने वादा किया कि अगर लड़का कामयाब रहा तो उसे वो आजादी मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है। ऐसा अजीब और बेतुका ऑफर सुनकर यान सन्न रह गया। वो संगठन के मुखिया को फटी आंखों से देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। पर अगले ही पल डेमियन का अंदाजा फिर से एक भले और मिलनसार उस्ताद जैसा हो गया। उसने यान की आंखों में आए उस छोटे से बदलाव को भांप लिया और उस तरफ इशारा किया। डेमियन ने कहा कि इतने सालों तक खूंखार जासूसों की कमान संभालने के बाद भी उसने इस मामूली रंगरूट जैसा कोई नहीं देखा, जिसने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उस शैतानी दरिंदे को भी ढेर कर दिया। यही नहीं, यान ने अकेले ही उस पूरी टीम को ठिकाने लगा दिया था जो भगोड़ों को पकड़ने आई थी। ये काम उसकी रैंक के हिसाब से बहुत बड़ा था। डेमियन ने गौर किया कि यान में समझदारी, हिम्मत, सहन शक्ति और ठंडे दिमाग से सोचने की गजब की काबिलियत है। ये किसी मामूली कचरे के लक्षण नहीं थे। उसने देखा कि कैसे यान ने सलीके से अपने शिकारियों को ही फंसाया और खत्म किया। डेमियन की नज़र में यान तो बना ही स्पेशल फोर्सेस के लिए है, वो खास दस्ता जहां सिर्फ बेहद हुनरमंद और पत्थरदिल लोगों को ही जगह मिलती है। उसने सोचा कि अगर इसे अनुभवी उस्तादों की ट्रेनिंग मिल जाए तो ये लड़का जंग के मैदान का सबसे खौफनाक लड़ाका बन सकता है, जिससे हर कोई डरेगा। सही जानकारी, तेज दिमाग, वो डरावना लाल मुखौटा और आंखों की वो आग, यान एक दिन जंग में सबको पीछे छोड़ सकता है। डेमियन की ये अजीब तारीफ सुनकर यान पहले तो चुप रहा, पर अंदर ही अंदर वो काफी डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर उसे कुछ अजीब सा हुआ और डेमियन ये देखकर हैरान रह गया कि डर के मारे यान के घुटने साफ तौर पर कांपने लगे हैं। अचानक सब कुछ बदल गया। जो लड़का अभी आजादी के सपने देख रहा था, वो सीधे जंगल की जमीन पर गिर पड़ा, जैसे रहम की भीख मांगने के लिए तैयार हो। यान घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए इंस्ट्रक्टर के जवाब का इंतजार करने लगा। डेमियन उसे बड़े अचरज से देख रहा था। यान को इस तरह सरेंडर करते देख डेमियन थोड़ा हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आया कि इस बेचारे से दिखने वाले भगोड़े से अब क्या कहे। चेहरे पर आंसू बहाते हुए यान चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि क्या वो सच में वही उस्ताद हैं। उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था और वो पहचान ही नहीं पाया कि सामने कौन खड़ा है। उसने जिद की कि वो कभी भागना नहीं चाहता था, उसे तो दूसरे लोग जबरदस्ती घसीट लाए थे और उसे वो सब करने पर मजबूर किया जो वो नहीं करना चाहता था। फिर जब मुसीबत आई तो उसे अकेला छोड़ दिया और अचानक उस्ताद सामने आ गए। अंधेरा गहराने लगा था। डेमियन ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या सच में उसे मजबूर किया गया था। यान ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। यान ने बिना सोचे समझे सारा इल्जाम 12वें रंगरूट रोमन पर मढ़ दिया। उसने कहा कि रोमन हमेशा उस्ताद को गंदी गंदी गालियां देता रहता था और उनकी इज्जत नहीं करता था। डेमियन आंखें बंद करके चुपचाप सब सुनता रहा,
पर मन ही मन वो सोच रहा था कि क्या यान को सच में लगता है कि वो उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगा। जब डेमियन की बातों में थोड़ा शक झलकने लगा तो यान ने हैरान होने का इतना बड़ा नाटक किया कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो और भी जोर जोर से रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। इस पूरे नाटक के दौरान चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन एकदम शांत रहा और बस उस लड़के को गौर से देखता रहा। डेमियन ने हाथ के झटके से बीच में एक तेज रोशनी पैदा की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान ये उटपटांग नाटक क्यों कर रहा है। यान के हाथ में अब एक नुकीला औजार था। डेमियन को लगा कि यान उसे अपनी बातों में फंसाकर उस पर हमला करना चाहता है, पर यह तरीका उसे काफी पुराना और बचकाना लगा। डेमियन ने झूठी तारीफ करते हुए उस चीज को देखा, पर वो यान की इस नौसिखिया चाल से थोड़ा निराश भी था। फिर अचानक इतनी तेजी से कि कोई देख भी न पाए, उस औजार की नोक उस्ताद की आंख के एकदम करीब पहुंच गई। पर वो हथियार डेमियन के सिर के पास से निकल गया। बस जरा सा फासला रह गया था, वरना उसे गहरी चोट लग सकती थी। हालांकि वार जानलेवा नहीं था, पर उसने डेमियन के गाल पर 2 खरोंचें छोड़ दीं। ये इस बात का सबूत था कि यान के नाटक के पीछे असली खतरा छिपा है। सच तो ये है कि डेमियन को यान से ऐसी ही उम्मीद थी, वही लड़का जो न सिर्फ कैद से भागा बल्कि हथियार फेंकने में भी माहिर था। जब डेमियन ने दोबारा देखा तो यान वहां से गायब हो चुका था। वो अपने मकसद में कामयाब रहा। उस्ताद को खबर भी नहीं थी कि यान हवा में एक सोची समझी चाल चल रहा है और उसका निशाना बिल्कुल साफ था। डेमियन की मुस्कुराहट अब गायब हो गई थी और वो थोड़ा चिढ़ गया था। उसने ऊपर की तरफ देखा और उस लड़के को गुस्से से घूरने लगा। यान की आंखों में जीत का जुनून था। उसने अपनी परछाइयों और रोशनी वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने इस ताकतवर दुश्मन को हराने की ठानी। पल भर में सब हुआ। यान ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन डेमियन ने बड़े आराम से उसे रोक दिया। इस टक्कर में यान के पैर पर गहरी चोट आई और खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के धुंधलके में यान को डेमियन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उस्ताद ने अपनी वही काली धुंध फैला दी है। यान ने गौर से देखा कि वो घनी धुंध अजीब तरह से हिल रही थी और किसी शिकारी की तरह तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो किसी खौफनाक काली आंधी की तरह थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती जा रही थी और सीधे अपने शिकार की तरफ बढ़ रही थी। उस अंधेरे के बीच से रोशनी की लकीरें निकल रही थीं, जिनका मकसद यान को चारों तरफ से घेरकर दम घोंटना था। खतरा करीब था, फिर भी यान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, वो चमकने लगी, जैसे वो भी यान के इरादों के साथ तालमेल बिठा रही हो। अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए यान ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने बचाव के लिए रोशनी का एक जाल सा बुन लिया। फिर उस रंगरूट ने फुर्ती से एक हमला किया ताकि दुश्मन का संतुलन बिगाड़ सके। पर दबाव इतना ज्यादा था कि उसका खंजर ही टूट गया। यान निहत्था हो गया और उसे बहुत गुस्सा आया। वो काली धुंध धीरे धीरे एक जगह सिमट गई और डेमियन की आवाज आई। उसने यान को उसका वो वादा याद दिलाया कि अगर वो जीत गया तो उसे आजादी मिलेगी। अपने असली रूप में वापस आते हुए इंस्ट्रक्टर ने मजाक में कहा कि अब उसका मन बदल गया है और वो अपना वादा वापस ले रहा है। धुंध से पूरी तरह बाहर आकर डेमियन ने यान को गौर से देखा और साफ कह दिया कि वो इतने दिलचस्प इंसान को इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। डेमियन ने बेमन से यान की तारीफ की और कहा कि वो उसके साथ ये खतरनाक खेल जारी रखेगा, क्योंकि ऐसे काबिल दुश्मन के होते हुए वो कभी बोर नहीं होगा।
रंगरूट 974 ने अपनी बैंगनी आंखों से उस बेहद ताकतवर दुश्मन को घूरते हुए सोचा कि डेमियन का चेहरा बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी पागल कुत्ते ने उसे काट लिया हो, एकदम जुनून से भरा, सनकी और मारकाट में मजा लेने वाला। अचानक यान की नजरें डेमियन के शरीर पर एक जगह टिक गईं, जैसे उसे कोई ऐसी चीज दिख गई हो जो बहुत अजीब थी पर जानी पहचानी भी। डेमियन की गर्दन के दाईं तरफ और सीने तक एक खास निशान बना हुआ था, एक पेचीदा प्रतीक जिसे यान को पक्का यकीन था कि उसने पहले कहीं अपनी यादों की गहराई में देखा है। भागने से ठीक 22 घंटे पहले यान अपनी छोटी सी कोठरी में बंद था। पत्थर की गलियों में मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी उसके कमरे में नाच रही थी। डोनहेल स्पेशल फोर्सेज यूनिट के जूनियर रंगरूटों के कमरे में शाम की हाजिरी खत्म हो चुकी थी और ड्यूटी ऑफिसर ने सबको जाने को कह दिया था। भागने का पूरा प्लान तैयार करने के बाद यान अपने बिस्तर पर अकेला बैठा सोच रहा था कि शायद ये उन दीवारों के पीछे उसकी आखिरी रात होगी। वो अपने परिवार के पास लौटने के सपने देख रहा था, लेकिन कड़वा सच तो यही था कि वो अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके पास बस वो पुराना लॉकेट था जिसे उसने अपने खुरदरे हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। उस पुरानी धुंधली तस्वीर में एक लड़का अपने माँ बाप के बीच खड़ा था। यान ने मन ही मन कसम खाई कि वो एक दिन उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा और वो आम जिंदगी वापस पाएगा जो उससे छीन ली गई थी। इससे पहले कि वो उम्मीदों में और खोता, उसका ध्यान उस कीमती चीज पर गया जो उसके बीते कल की इकलौती निशानी थी। सालों पुराना होने के बावजूद वो लॉकेट अचानक थोड़ा टूट गया और उसके अंदर यान को कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उस टूटे हुए हिस्से के अंदर एक नक्काशी वाला निशान छुपा था। उसे देखते ही यान के सीने में हलचल मच गई। वो हैरान भी था और रोमांचित भी। मशाल की हल्की रोशनी में उस टुकड़े को देखते हुए यान को पूरा यकीन हो गया कि वो किसी खानदान का राजसी निशान है। उस रहस्यमयी निशान को जानबूझकर लॉकेट के अंदर छिपाया गया था, जिसका मतलब था कि इसका कोई बहुत बड़ा राज है जो उसे अभी समझ नहीं आ रहा। कम से कम एक बात तो साफ थी, जिस परिवार का ऐसा निशान हो वो कोई मामूली या निचली जाति का तो नहीं हो सकता। यान ने सोचा कि अगर वो इस निशान के बारे में किसी जानकार को ढूंढ ले तो शायद उसे अपने बिछड़े परिवार का पता चल जाए। तब यान की बस यही उम्मीदें थीं, लेकिन अब डेमियन के सामने खड़े होकर उसे बिल्कुल वैसा ही निशान अपने चीफ इंस्ट्रक्टर के शरीर पर दिखा। स्पेशल फोर्सेज के उस लीडर की मजबूत गर्दन और सीने पर वही खानदानी निशान देखकर यान को जैसे बिजली का झटका लगा। जब डेमियन ने अपनी वर्दी उतारी और पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ा, उसे लगा कि यान डर के मारे सुध-बुध खो बैठा है, जबकि यान का पूरा ध्यान बस उस निशान पर था। यान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका और डेमियन का खून का रिश्ता हो सकता है। उधर डेमियन थोड़ा चिढ़ रहा था कि इस रोमांचक मुकाबले के बीच यान का ध्यान कहीं और क्यों भटक रहा है। एक शिकारी की तरह मुस्कुराते हुए डेमियन करीब आया और बोला कि यान, तेरी जिंदगी आज और यहीं खत्म होने वाली है। यान ने शब्दों से नहीं बल्कि डेमियन के चेहरे पर एक जोरदार वार करके जवाब दिया। हमला इतना तेज था कि वो उसे अंधा कर सकता था और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वार तो जबरदस्त था, पर वो मंजा हुआ उस्ताद अपनी जगह टिका रहा। उसने बड़े सलीके से उस झटके को झेला, जिससे यान को समझ नहीं आया कि उसका वार सही लगा भी है या नहीं। हल्की सी मुस्कान के साथ डेमियन ने अपना बायां हाथ हिलाया और उस हमले की तारीफ की। उसे ताज्जुब हो रहा था कि इस लड़के ने ऐसी बेहतरीन तकनीक सीखी कहाँ से। अब बारी डेमियन की थी। उसने अपना जादू चलाया और जंगल की जमीन से काले और गहरे लाल रंग की डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। कुछ ही पलों में वे आकृतियां ठोस बन गईं,
एक काली तलवार की तरह और दूसरी एक चिकनी काली खंजर की तरह, जिसमें से बुरी ताकत निकल रही थी। वे जादुई हथियार बिजली की रफ्तार से यान की तरफ झपटे, पर वो बड़ी फुर्ती से उछलकर उनके वार से बच निकला। हवा में एक पैंतरे के दौरान यान हल्का सा फंस गया। उस काली खंजर ने उसकी पैंट चीर दी और खाल को छूते हुए निकल गई, पर कोई गहरी चोट नहीं आई। वे काली तलवारें लगातार हमला करती रहीं। यान अपनी जान बचाने के लिए उस ताकतवर इंस्ट्रक्टर से जी जान लगाकर लड़ रहा था। नीचे उतरते ही यान को साफ समझ आ गया कि डेमियन बस उसके साथ खेल रहा है। अगर उस्ताद सच में पूरी ताकत से लड़ता तो यान का बचना नामुमकिन था। उसने सोचा कि जैसे ही डेमियन की नजर चुके वो भाग जाए, पर फिर उसे उस निशान का सच कभी पता नहीं चलता। अगर डेमियन का उसके परिवार से कोई नाता था तो उसे जानना ही था। जल्द ही पूरे महाद्वीप में आर्मेनियाई विद्रोह भड़कने वाला था। वो ऐसी तबाही लाने वाला था जो 10 राज्यों को बिखेर देती और बड़े बड़े रईसों की नींद हिला देती। लेकिन यहाँ का राजा अपनी बेमिसाल तलवारबाजी से उस विद्रोह को कुचल देता और साम्राज्य के दुश्मनों का नामो निशान मिटा देता। विद्रोह शुरू करने वालों और उनके घरवालों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता और दुश्मन गुटों को राख बना दिया जाता। लगभग महीने भर चली उस आग को 20 दिनों का सूर्यास्त कहा गया। बाद में पता चला कि इस सब के पीछे एक पुराने सम्राट के नाजायज बेटे का हाथ था। क्रांति के नाकाम होने की अफवाहें तो बहुत उड़ी, पर सारा सच दस्तावेजों के साथ आग में जलकर राख हो गया। और वो शख्स जिसके बिना ये सब शुरू ही नहीं होता, उसे भी दर्दनाक मौत मिली। जिन्हें वो बागी याद था, वे उसे महाद्वीप की 3 तलवारें कहते थे। हालांकि लोग उसे स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग सेंटर के चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में ज्यादा जानते थे। यान के करीब आते हुए डेमियन ने गौर किया कि इस लड़के का ध्यान कहीं और ही है। वो इस लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहा। अगर यान का खानदान उस विद्रोह से जुड़ा था तो आने वाली तबाही में उसके घर वाले भी खत्म हो सकते थे। इसलिए ये राज छिपाए रखना बहुत जरूरी था। यान ने भागने का इरादा फिलहाल छोड़ दिया और एक नया प्लान बनाया, सेंटर में ही रुकना, डेमियन का भरोसा जीतना और उसे यकीन दिलाना कि वो उसके लिए बहुत काम का है। डेमियन को घूरते हुए यान को एक ऐसी बात याद आई जो उसके इस खतरनाक प्लान में मदद कर सकती थी। लड़ाई के दौरान रात काफी घनी हो गई थी। यान ने जानबूझकर डेमियन के हुनर की तारीफ की और ऐसे नाटक किया जैसे वो हैरान हो कि उस्ताद खुद उसे पकड़ने आए हैं। डेमियन को वो तारीफ और यान की ये समझ पसंद आई कि स्पेशल यूनिट के लीडर पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे ही यान आगे कुछ कहने वाला था, डेमियन ने अपना मजबूत हाथ उसके मुंह और चेहरे पर रखकर उसे चुप करा दिया। अचानक गुस्से में आकर चीफ इंस्ट्रक्टर ने 974वें रंगरूट को पूरी ताकत से एक तरफ फेंक दिया। यान का शरीर एक विशाल पेड़ के तने से जा टकराया। डेमियन को अपनी कही कोई पुरानी मजाक की बात याद आई जिसने उसका मूड खराब कर दिया था। जंगल के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी ऊपर की तरफ उठी, जिससे पेड़ों की ऊंची टहनियां चमक उठीं। डेमियन की उस भयानक ताकत से टकराकर यान टूटी हुई टहनियों के ढेर पर जा गिरा। उसके मुंह से एक कराह निकली और उसका सिर बेजान होकर लुढ़क गया। डेमियन ने उस लड़के के फटे हुए कपड़ों से उसे आसानी से उठा लिया और बोला कि मुझे लगा था तुझमें दम है, पर तू तो बहुत ही नासमझ निकला। यान को और ऊपर उठाते हुए डेमियन ने पूछा कि क्या तू अपनी इसी बदतमीजी की वजह से मरना चाहता है? यान ने पलटकर कहा कि कभी कभी कड़वी जुबान भी बड़े काम की होती है। अब डेमियन की आंखों में एक खतरनाक दिलचस्पी चमक रही थी। उसने कहा कि चल देखते हैं तेरी इन बड़ी बड़ी बातों में कितनी सच्चाई है।
अपने ताकतवर दुश्मन की मुट्ठी में फंसे होने के बावजूद वह नौजवान घबराया नहीं। दांत पीसते हुए और निडर आंखों से उसने शांति के साथ कैप्टन की कमजोरी बता दी, एक ऐसी कमी जिसका फायदा उठाया जा सकता था। यह कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उसकी समझ थी, जिसे उसने ऐसे कहा जैसे वह मौत की सजा सुना रहा हो, और उसे पूरा भी करेगा। कैंप से भागे हुए उस आदमी की बातों ने चीफ इंस्ट्रक्टर को हैरान कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी और उसने अपने दांत भींच लिए, क्योंकि जो जानकारी मिली थी वो बहुत सटीक थी। भला एक भगोड़े को ऐसी बातें कैसे पता हो सकती थीं, जो कमांड के गुप्त रास्तों में दफन होनी चाहिए थीं। दर्द के बावजूद अपना सिर उठाते हुए यान एक शरारत भरी मुस्कान देता है, जैसे उसके आसपास का खतरा उसके लिए कोई निजी मजाक हो। वह दो बातें साफ साफ बताता है, साइमंस काउंटी और नंबर 52। जिस तरह से उसने यह कहा, उससे साफ था कि यह कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक बंद दरवाजे की चाबी थी। उस लड़के का भरोसा अटूट है, उसे ठीक ठीक पता है कि उसका दुश्मन कहाँ टूट सकता है। एक पल के लिए कैप्टन का संयम डगमगा गया। सच्चाई समझ आते ही उसकी आंखों में झटका साफ दिखा। इस तरह अपनी असलियत सामने आ जाना किसी तलवार के वार से भी ज्यादा बुरा था, और यान की बातों ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए।